आज जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था वैसे ही भृगु नंदी नाड़ी के और फर्दर कुछ रूल्स को ब्रॉडन करते हैं, शार्प करते हैं उसको। वैसे जो मेजर चीजें थी मैं बता चुका हूँ आपको, लेकिन थोड़ा सा और फाइन ट्यून करने की मैंने सोची कि आपको कुछ और समझाता हूँ, है ना। मेरा स्क्रीन देख पा रही हैं आप? यस सर। देखिए, नाड़ी को जब हम बात करते हैं तो इसमें जो चार्ट है उसमें डायरेक्शंस मैंने आपको कभी पहले स्टार्टिंग में भी बताई थी, कुछ कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं। ये जो फायरी साइंस होते हैं, एरीज, लियो और सजिटेरियस, ये ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो अर्दी साइंस होते हैं, ये साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस ये एरी साइंस हैं, ये वेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस जो वाटरी साइंस हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी प्लैनेट इन रेस्पेक्टिव साइंस में बैठे हुए हैं उसके बेसिस पे आप प्लैनेटरी डायरेक्शंस निकाल सकते हैं। जैसे मैंने एक चार्ट आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, एरीज लग्न का चार्ट है ये। राहु 4th हाउस में बैठा हुआ है कैंसर साइन के अंदर। कौन सी डायरेक्शन बोलेंगे इसको? नॉर्थ डायरेक्शन में राहु बैठा हुआ है। वीनस लीब्रा में बैठा हुआ है तो लीब्रा हो गई वेस्ट डायरेक्शन, दैट मीन्स वीनस जो है वेस्ट में बैठा हुआ है। और सन, जुपिटर, मरकरी, दीज 3 प्लैनेट्स आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये हो गया कि सन, राहु, जुपिटर एंड मरकरी, दीज 4 प्लैनेट्स आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ डायरेक्शन। Similarly, Venus, Mars, Moon, these 3 planets are placed in the west direction. Saturn is placed in east and Ketu is placed in the south direction. आपने इसमें क्या चीज नोट करी? क्योंकि the directions are opposite to each other. तो Venus, Mars and Moon, these 3 planets will oppose Saturn and Saturn oppose करेगा Venus, Mars और Moon को, vice versa. So यहाँ पे आपको अपोजिशन पता लगी इनकी। इसी तरह से केतु विल अपोज सन, राहु, जुपिटर एंड मरकरी इन व्हाट एवर सिग्निफिकेशंस दे आर डिलीवरिंग। इसके साथ साथ आपको ये देखना जरूरी है कि प्लैनेटरी डिग्रीज कैसी हैं। फॉर एग्जांपल इन दिस चार्ट सन जो है, सन 0 डिग्री 54 मिनट पे है, सबसे लोवेस्ट डिग्री पे। नेक्स्ट इज राहु 5 डिग्री 01 मिनट पे, जुपिटर है 7 डिग्री 51 मिनट पे, मरकरी है 10 डिग्री 31 मिनट पे। तो सन, राहु, जुपिटर, मरकरी ये सीक्वेंस बनी। तो ये जो 4 प्लैनेट नॉर्थ डायरेक्शन में बैठे हुए हैं ये इस सीक्वेंस में काम करेंगे। तो आपने क्या किया, पूरे जो चार्ट था उस चार्ट में बैठे हुए सारे प्लैनेट्स को डायरेक्शंस में तोड़ दिया, डिग्री वाइज उनको अरेंज कर दिया और आपने देख लिया कौन सा प्लैनेट किसको अपोज कर रहा है, किसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अभी और चीज देखनी हमारे लिए बाकी है, हमें प्लैनेटरी कंजंक्शंस देखनी है। आपको क्या नजर आता है इस चार्ट में, कौन सा कंजंक्ट है? ठीक है, कंजंक्शंस कैसे देखना है तो ये डायरेक्शंस आपको हेल्प करेंगे समझने के लिए। जब भी हम प्लैनेट्स की बात करेंगे तो आप कंजंक्शंस को देखने के लिए रेट्रोग्रेशन भी देखिए प्लैनेट का। राहु इज रेट्रोग्रेड इन दिस चार्ट, सिमिलरली मरकरी इज आल्सो रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेशन किसी प्लैनेट की नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में डायरेक्शन ऑफ अप्रोच दिखाता है। तो जब भी कोई भी प्लैनेट अगर डायरेक्ट है तो इसका मतलब है कि इट इज मूविंग फ्रॉम लोअर डिग्री टुवर्ड्स द हायर डिग्री। अगर रेट्रोग्रेड है तो दैट मीन्स द प्लैनेट इज मूविंग फ्रॉम द हायर डिग्री टुवर्ड्स द लोअर डिग्री। ऐसे आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे राहु यहाँ पे 5 डिग्री का बैठा था तो दैट मीन्स राहु इज ट्राइंग टू अप्रोच टुवर्ड्स द 0 डिग्री इन द साइन वेयर ही इज इन प्लेस्ड इन। मरकरी जो है, मरकरी भी रेट्रोग्रेड है। तो मरकरी जैसे 10 डिग्री समथिंग पे बैठा हुआ था तो मरकरी जो है 10 डिग्री से रिड्यूस कर रहा है, अपनी डिग्रीज लूज कर रहा है। तो आपने क्या देखा कि इस चीज को आपने लिखा कि ये कंजंक्शंस हैं, सन, राहु, जुपिटर एंड मरकरी, ऑल 4 planets are placed in the north direction, so they would be considered as the conjuncted planet. कंजंक्शन है इनका, यानी कि आपको इस चार्ट में दिख नहीं रहा है कि राहु कंजंक्ट है या नहीं है, बट नाड़ी एस्ट्रोलॉजी सेज कि आपका राहु भी कंजंक्ट है सन, जुपिटर, मरकरी के साथ में। अगर राहु कंजंक्ट है यहाँ पे तो हमें देखना पड़ेगा कि रेट्रोग्रेशन को भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि सन मूविंग फॉरवर्ड है और राहु रेट्रोग्रेड है, तो दैट मीन्स सन एंड राहु दे आर कमिंग टुगेदर। जुपिटर इज फॉरवर्ड, मरकरी इज रेट्रोग्रेड। जुपिटर लोअर डिग्री पे है, मरकरी हायर डिग्री पे है, मरकरी हायर से रेट्रोग्रेड हो रहा है तो इट इज कमिंग टुवर्ड्स द जुपिटर। तो मतलब ये हुआ कि सन एंड राहु दे आर फॉर्मिंग ए क्लोज कंजंक्शन। सिमिलर वे जुपिटर एंड मरकरी आल्सो आर फॉर्मिंग क्लोज कंजंक्शन। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन। तो अगर प्लैनेट जो है दे आर कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर
तो कंजंक्शन स्ट्रेंथन हो जाएगा। प्लैनेट अगर दूर दूर जा रहे हैं तो कंजंक्शन कैसा होगा? इट वुड बी ए वीक कंजंक्शन। ठीक है, सन एंड जुपिटर, व्हाट विल यू से? इट्स ए वीकर कंजंक्शन। व्हाट अबाउट सन एंड मरकरी? सन एंड मरकरी क्लोज कंजंक्शन तो है, बट इट्स ए वीक क्लोज कंजंक्शन, इट्स ए वीकर कंजंक्शन बिकॉज इट्स नॉट ए डायरेक्ट कंजंक्शन। ये इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट कंजंक्शन। तो बताइए ये जो है वीकर कैसे हमने बोला है इसको? राहु एंड जुपिटर दे आर मूविंग इन ए अपोजिट डायरेक्शन, इट वुड बी ए वेरी वीक कंजंक्शन। ये वीकेस्ट बोलेंगे अमंग दिस फोर प्लैनेट्स। कंजंक्शन राहु एंड जुपिटर का कंजंक्शन वुड बी द वीकेस्ट। द रीजन इज कि डायरेक्शन वाइज भी दे आर सेपरेट, दे आर मूविंग अवे, दे आर मूविंग अगेंस्ट ईच अदर। तो जब ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि देयर अप्रोच इज नॉट सेम। तो जब अप्रोच में भी डिफरेंस आ रहा है, एंड राहु एंड जुपिटर दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट हाउसेस एज वेल, दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट साइंस, तो साइन भी अलग है और दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये कंजंक्शन तो जरूर है बिकॉज नॉर्थ डायरेक्शन है इसकी, लेकिन स्टिल कंजंक्शन वुड बी द वीकेस्ट अमंग दीज फोर। अब अगर सन और राहु की बात करो, दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो राहु जो है सन की तरफ आ रहा है, तो कंजंक्शन वुड बी कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन डेस्पाइट सन एंड राहु आर प्लेस्ड इन द डिफरेंट साइंस। ठीक है, राहु कहाँ बैठा है? कैंसर साइन में बैठा हुआ है, सन इज प्लेस्ड इन दी स्कॉर्पियन साइन। तो साइन अलग अलग होने के बावजूद भी सन एंड राहु का कंजंक्शन जो है एक स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन माना जाएगा जब भी आप कोई भी चीज को एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे सन एंड जुपिटर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और जुपिटर की डिग्री हायर है कंपेयर टू सन, तो सन जो है इज फॉलोइंग जुपिटर फ्रॉम द बिहाइंड। आपको पता ही है कि सन की जो स्पीड है, ट्रांजिशन स्पीड, वो जुपिटर से हायर होती है। जुपिटर को 1 साल लगता है और सन को कितना लगता है? 1 महीना। तो सन की जो स्पीड है फास्टर, तो सन इज मूविंग इन द फास्टर मोशन कंपेयर टू जुपिटर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि सम टाइम सम डे सन विल ओवरटेक जुपिटर। ट्रांजिट में ये सन जो है आगे निकल जाएगा, जुपिटर पीछे रह जाने वाला है जल्दी। तो इसका मतलब यह है कि सन इज हैविंग ए क्लोज कंजंक्शन विद जुपिटर और डिस्टेंस भी उनकी रिड्यूस हो रही है डिग्री वाइज। तो सन जुपिटर का कंजंक्शन वुड बी ए वेरी क्लोज एंड स्ट्रॉन्ग कंजंक्शन। एक और बात इसमें यहाँ पे नोट करने वाली है कि सन जो है जुपिटर का कंजंक्शन क्लोज तो है, लेकिन विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ राहु जुपिटर के रिजल्ट मिल नहीं सकते। सन बिना राहु के इंटरवेंशन के जुपिटर को अप्रोच नहीं कर सकता। इसका एग्जांपल दूंगा, बताऊंगा भी आपको, समझ में आई? बिकॉज राहु बीच में इंटरफेयर जरूर करेगा सन को बिफोर जुपिटर कैन गिव इट्स रिजल्ट। जुपिटर जो है मरकरी की तरफ मूव कर रहा है एंड मरकरी इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स जुपिटर। बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, देयर इज नो प्लैनेट विच इज इंटरफेयरिंग इन बिटवीन। तो जुपिटर और मरकरी का कंजंक्शन इस 4 ग्रहों की युति के अंदर इट वुड बी कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट कंजंक्शन। तो जुपिटर और मरकरी स्ट्रॉन्गेस्ट हो गए, ठीक है, और वीकेस्ट कौन से हो गए? राहु एंड जुपिटर वीकेस्ट हो गए आपके। सन एंड मरकरी इज आल्सो कंजंक्ट। लेकिन आपको चेन को ध्यान में रखना है, कंजंक्शन की चेन कैसे फॉलो हो रही है, और ये जो चेन है इट कैन नॉट ब्रेक, ये ध्यान रखिएगा। चेन अगर ब्रेक हो गई तो आपके रिजल्ट्स और प्रेडिक्शंस फेल हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। तो चेन को फॉलो करना है। तो सन एंड मरकरी दे आर कंजंक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जुपिटर एंड राहु। ठीक है, यानी कि सन जो है, सन कैन नॉट इन्फ्लुएंस मरकरी विदाउट इन्फ्लुएंसिंग राहु एंड जुपिटर। तो पहले राहु और जुपिटर की इन्फ्लुएंस आएगी तभी मरकरी इन्फ्लुएंस होता है। सन क्या है? सन आपकी ईगो है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, प्रेस्टीज है, ऑथोरिटी है। मरकरी क्या रिप्रेजेंट करता है? एजुकेशन को। जुपिटर है वो आपको क्या करता है? जुपिटर शोज योर विजडम, योर सक्सेस। राहु वो क्या है? ऑब्स्टिकल्स हैं, फेलियर्स हैं। तो आप कैसे इसको रीड करेंगे इस कंजंक्शन को यहाँ पे? दैट मीन्स यू कैन से दैट सन की जो प्रेस्टीज है, जो रेस्पेक्ट है, उसको कब मिलेगी? जब वो एजुकेशन ले लेगा, बिकॉज सन इज इन्फ्लुएंसिंग मरकरी। लेकिन क्या वो एजुकेशन ले लेगा? नो, द रीजन इज उससे पहले उसका फेलियर से मीटिंग होगी, यानी राहु इज कमिंग इन बिटवीन। तो एजुकेशन में राहु विल क्रिएट प्रॉब्लम्स, बॉटलनेक्स आएंगी उसके। एंड राहु के बाद में जुपिटर भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो ये क्या आएगा? इसका मतलब इवेंचुअली फाइनली जुपिटर विल गिव हिम द सक्सेस।
तो आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे इस कंजंक्शन को कि दैट मीन्स वो जो नेटिव है वो एजुकेशन अचीव करेगा, बट इन हिज और हर एजुकेशन देयर विल बी सम सेटबैक्स एज वेल। इनिशियली सेटबैक्स होंगे और उसके बाद में उसकी एजुकेशन अच्छी हो जाएगी, यानी कि उसकी एजुकेशन बिकॉज ऑफ जुपिटर इज गुड, ठीक है, लेकिन दैट एजुकेशन विल बी अचीव्ड ओनली आफ्टर स्ट्रगल्स एंड फेलियर्स, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सक्सेस नहीं मिलेगी उसको, बीच में ऑब्स्टेकल्स आएंगी। आप ऐसे उसको इंटरप्रेट करके बोल सकते हैं। समझ में आई कंजंक्शन को कैसे रीड करना है? अगर आपने कंजंक्शंस को रीड कर लिया तो समझ लीजिए 50% काम हो गया। एंड दैट इज द मेन रीजन व्हाई आई एम टेकिंग टुडेस क्लास। मैं अगर स्ट्रेट वे अगर आपके एग्जाम्पल चार्ट्स के ऊपर उतर जाऊं और आपको ये चीज नहीं पता है तो मैं जो बोलूंगा आपको उसके पीछे का लॉजिक ही समझ में नहीं आएगा। दैट इज द मेन रीजन मैंने आज सोचा कि आपको ये क्लास इस तरह से बताता हूँ कंजंक्शंस के लिए, ठीक है। वीनस एंड मून कहाँ पर बैठे हैं, ये कौन सा डायरेक्शन में है, ये वेस्ट डायरेक्शन। दे आर कंजंक्ट टुगेदर इंक्लूडिंग द मार्स। तो वीनस, मून एंड मार्स दे आर कंजंक्ट टुगेदर इन द वेस्ट डायरेक्शन। मून क्या है? मून इज सॉफ्ट स्पोकननेस, सॉफ्ट स्पीकिंग। मून में सुंदरता भी है। और वीनस क्या है? वाइफ है। इफ दिस चार्ट बिलोंग्स टू ए मेल पर्सन तो वीनस विल रिप्रेजेंट हिज वाइफ। तो इसका मतलब है कि उसकी जो वाइफ होगी वो बहुत जेंटल होगी, सुंदर होगी, सॉफ्ट स्पोकन भी होगी, करेजियस भी होगी। लेकिन आप जब ये देखोगे तो मार्स इन बिटवीन है, तो मार्स को ओवर रूल नहीं कर सकती वो। मार्स की डिग्री है 6 डिग्री 49, मून 20 डिग्री 55, वीनस 1 डिग्री 8 मिनट। अब सन, जुपिटर एंड मरकरी, ठीक है, राहु बीच में आ रहा है, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा, फेलियर क्रिएट करेगा। लेकिन होगा क्या? फादर, बिकॉज सन किसको रिप्रेजेंट करता है? फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो कैन यू से दैट फादर विल बी ए स्कॉलरली पर्सन, ही विल बी हाईली एजुकेटेड बिकॉज मरकरी एंड जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है? ऑब्वियसली यस। अब राहु जो है सन को अप्रोच कर रहा है तो सन को अफ्लिक्ट करेगा नहीं करेगा? यानी कि फादर को कोई ना कोई क्रोनिक इलनेस दे जाएगा, क्रोनिक हेल्थ इशू दे जाएगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि आपके फादर को कोई ना कोई क्रोनिक इनक्योरेबल डिजीज होती है बिकॉज सन इज प्लेस्ड इन द 8th हाउस, स्कॉर्पियो साइन में है, राहु के साथ कंजंक्ट होकर बैठा हुआ है। तो आप क्या बोलेंगे उसको कि डेफिनेटली आपके फादर को कोई ना कोई इनक्योरेबल हेल्थ इशू है। मार्स और सैटर्न का इन्फ्लुएंस किस पे आ रहा है? मून पे आ रहा है। माइंड भी जो है क्या होगा? इट विल बी प्रोन टूवर्ड्स नेगेटिविटी एंड रेस्टलेसनेस। मून माइंड को रिप्रेजेंट करता है। आप क्या बोलोगे इस बंदे को? बिकॉज जुपिटर एंड मरकरी का इन्फ्लुएंस आ रहा है, सन शोज द रॉयल फैमिली, रॉयल स्टेटस, रॉयल बिलोंगिंग। तो ये जो बंदा होगा, जो भी नेटिव है, ही विल बी एजुकेटेड फ्रॉम ए वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। इन्फ्लुएंस जुपिटर और सन का आ रहा है मरकरी के ऊपर, मरकरी शोज योर एजुकेशन। तो ऐसे करके आप किसी चीज के बारे में बता सकते हैं। क्वेश्चन खड़ा होता है हाउ टू टाइम दिस इवेंट। तो टाइमिंग के लिए आप कारकत्वास को पकड़िए। जुपिटर मैंने क्या बताया था? जीव कारक है। तो जब लाइफ की रीडिंग्स करनी है किसी भी फैमिली मेंबर के बारे में, अपने बारे में, किसी के बारे में, तो जुपिटर को लेके चलना पड़ेगा। मरकरी शोज योर एजुकेशन, सैटर्न फॉर कैरियर, वीनस फॉर योर वाइफ। तो इसी तरह से आप कारकत्वास को पकड़िए प्लैनेट्स के और उनको ट्रांजिट में घुमाइए। तो मरकरी जैसे जहां पर भी बैठा हुआ है, 8th हाउस में बैठा है मरकरी, नेक्स्ट 3 साइंस, ये बिकॉन स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है, तो नेक्स्ट 3 साइंस कौन से हैं इसके? सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। इन तीनों साइंस में क्या मिल रहा है? जब मरकरी मूव करेगा आगे तो सबसे पहले उसकी मीटिंग होगी सैटर्न के साथ में, फिर केतु आगे आ जाएगा उसके, फिर मार्स आ जाएगा। ऑल 3 आर एनिमी प्लैनेट्स, ऑल मेलिफिक। तो मरकरी को हर जगह पे मेलिफिक प्लैनेट्स मिल रहे हैं नेक्स्ट 3 इयर्स तक। आप क्या बोलेंगे? बॉस योर एजुकेशन विल बी फुल ऑफ स्ट्रगल्स। लेकिन कब तक? आप बोलोगे पहले 3 साल तक, बिकॉज जीव कारक जुपिटर से 3 साल आप पकड़ के चलते हैं तो तब तक स्ट्रगल फुल रहेगी। फिर क्या होगा? इंस्टीट्यूट चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? जुपिटर का मूवमेंट होगा मून के ऊपर से, और चंद्रमा किसको दिखाता है? चेंज ओवर को दिखाता है, किसी भी चीज का चेंज ओवर दिखाता है। 4th ईयर में उसका इंस्टीट्यूट चेंज होगा, और जैसे इंस्टीट्यूशन चेंज होगा ऑटोमेटिकली एजुकेशन लाइन पे आ जाएगी और जितने हिकअप्स चल रहे थे वो कंट्रोल में हो जाएंगे। सैटर्न जब चलेगा तो सबसे पहले किससे मीटिंग हो रही है उसकी? केतु से। केतु क्या है? सेपरेशन। क्या बोलेंगे आप कि भैया जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे
सेकंड ईयर में ही यू विल गेट फायर्ड, या आपको जॉब छोड़ना पड़ जाएगा। और क्योंकि ये सेकंड ईयर ही है, केतु सेकंड है, सेकंड से आप क्या बोलेंगे कि आपको सेकंड जॉब को पकड़ने में स्ट्रगल आएगी, प्रॉब्लम आएगी। इट विल नॉट बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। केतु आपको जॉब लेने नहीं देगा, 10th हाउस में बैठा हुआ है, जॉब से अलग करने का काम करता रहेगा। हु इज गेटिंग दिस जॉब? जुपिटर इज गेटिंग द जॉब, जीव कारका इज गेटिंग द जॉब। वो 4th ईयर में कहाँ पहुंचेगा? 11th में, जहां पे उसकी मीटिंग किससे होगी? चंद्रमा से और मंगल से। चंद्र मंगल दोनों जुपिटर के फ्रेंड हैं। क्या होगा? गुड कैरियर विल स्टार्ट फ्रॉम द 4th ईयर ओनली। तो चौथे साल से उसका कैरियर जो है लाइन पे आ जाएगा। पहले 3 साल स्ट्रगल होगी। सेम वे पहले 3 साल कहीं भी वो पढ़ रहा था तो उसको पढ़ाई में स्ट्रगल हो रही थी। अब देखिए फैमिली मेंबर्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि केतु से डिस्टरबेंस मिलेगी तो जब भी ज्वाइन करेगा तो सबसे पहले इसकी फायरिंग हो जाएगी जॉब से, या ये जॉब छोड़ देगा। अब जहाँ पे जुपिटर बैठे हैं तो जुपिटर को क्या आगे मिल रहा है? जुपिटर को सैटर्न मिलता है, केतु मिलता है। क्या बोलेंगे आप? इस इंसान की जो चाइल्डहुड है वो काफी स्ट्रेसफुल रहने वाली है, एंड ही विल नॉट बी हैप्पी एट ऑल। ठीक है, क्योंकि जुपिटर का जो कंजंक्शन है वो राहु के साथ में है। जुपिटर के प्रीवियस हाउस में 12th हाउस में जुपिटर का एनिमी वीनस बैठा है, और सेकंड हाउस में सैटर्न है, थर्ड हाउस में केतु है, एंड जुपिटर अपने साथ में अपने एनिमी मरकरी को लेके बैठा हुआ है। मरकरी रेट्रोग्रेड है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स जुपिटर। तो कुल मिला के जुपिटर जीव कारका अपने एनिमीज के बीच में काफी परेशान है। तो दैट मीन्स चाइल्डहुड वुड डेफिनेटली बी स्ट्रेसफुल एंड ही विल नॉट बी हैप्पी एट ऑल। 8th हाउस है, 8th हाउस में किसके साथ जुपिटर एफ्लिक्शन में आ रहा है? जुपिटर एफ्लिक्शन में आ रहा है मरकरी के साथ में। मरकरी इज द 6th लॉर्ड एज वेल। सिक्स लॉर्ड क्या दिखाता है? डिजीजेस को दिखाता है। तो चाइल्डहुड स्ट्रेसफुल हो गया बिकॉज ऑफ डिजीजेस ऑल्सो। ठीक है, तो जुपिटर जब अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर लेगा तो लाइफ इंप्रूव होगी, क्योंकि जो फर्स्ट साइकिल होती है वो जुपिटर बिल्कुल जो उसकी जो सिग्निफिकेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट देगा, जो भी स्थिति है। तो जब फर्स्ट साइकिल के अंदर उसने पेन और हर्डल्स झेल ली तो सेकंड साइकिल वुड बी स्लाइटली बेटर, इंप्रूव होगी लाइफ। लेकिन जब लाइफ इंप्रूव होगी तो जुपिटर के 12th हाउस में कौन बैठा है? वीनस। वीनस किसको रिप्रेजेंट करता है? हाउस ऑफ फैमिली को, फैमिली हाउस को रिप्रेजेंट करता है, टॉरस साइन। तो क्या होगा कि जुपिटर यानी जीव कारका को कोई ना कोई सेपरेट आउट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई फैमिली मेंबर का लॉस होगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल। सेकंड साइकिल जैसे ही होगी उस सेकंड साइकिल में कोई ना कोई फैमिली मेंबर चला जाएगा। जब उसकी 2 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगी, यानी कि जब वो 24 इयर्स क्रॉस कर लेगा, ठीक है, कहाँ पे आपका फोकस आ जाएगा? फोकस आ जाएगा आपके 10th हाउस में, जहाँ पे केतु बैठा हुआ है। तो देयर वुड बी एन एक्सीडेंट एज वेल। और 36 इयर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे देन फोकस विल शिफ्टेड टू द 11th हाउस। वहां पे जुपिटर के फ्रेंडली प्लैनेट्स मार्स एंड मून है। तो दैट मीन्स आप कह सकते हो कि आफ्टर 36th ईयर ऑनवर्ड्स योर लाइफ विल बी मच मच बेटर। तो जैसे हमने प्लैनेट्स की बात करी है, इसमें आप थोड़ी सी सिग्निफिकेशंस डाल सकते हैं, साइंस को भी इंक्लूड कर सकते हैं आप, क्वालिटीज ऑफ द साइंस, कि ये सारे प्लैनेट्स जो हैं कौन से साइंस में बैठे हुए हैं, उसको भी आप डाल करके चीजों को और बता सकते हैं। तो हमने आज कंजंक्शंस को देखा। कंजंक्शंस के बेसिस के ऊपर, प्लैनेटरी सिग्निफिकेशंस के बेसिस के ऊपर हमने कुछ एग्जाम्पल्स, प्रेडिक्शंस दिए। इसको आप साइंस के साथ में जोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। चलो आज का सेशन फिर आज यहाँ पे पॉज करते हैं। थैंक यू सर, बहुत इंटरेस्टिंग था, आज मैंने काफी नया कुछ सीखा। ये हम आपको बताएं, देखो बेस आपका वही है जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपने पढ़ी है। बेस आप देख रहे हैं ना, मैंने बेस में कोई चेंज नहीं किया, बेस तो वैसा का वैसा ही है। बेस में ट्विस्टिंग कर रहे हैं हम, और नाड़ी ट्विस्ट करने के बाद में जो प्रिंसिपल्स लेके आती है उसके बेसिस के ऊपर आप एनालिसिस बहुत प्यारी करते हैं। और मैंने जो ये छोटा वाला एग्जाम्पल दिए ना लास्ट के 2, ये टेस्टेड एग्जाम्पल हैं। और कल को अगर आप भी इसी तरह के एनालिसिस करेंगे तो आपके स्वयं की जो प्रेडिक्शंस होंगी बहुत एक्यूरेट होंगी, ये मेरी गारंटी है। चलो, ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड नाइट। बाय बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट।